ओके, तो जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने मैंने कल या परसों आपको मैनेजमेंट थ्योरीज की फोटोग्राफ भेजी थी, अगर आपने देखी हो। अगर नहीं देखी है तो वो प्लीज प्रिंट आउट निकाल लो, क्योंकि उसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पक्का आना है मैनेजमेंट थ्योरी में से। तो कैसे आ सकता है, लाइक मैनेजमेंट थ्योरी कैसे पूछेंगे आपसे, ये पूछ लेंगे कि जर्नल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसने दिया था। तो जर्नल जो प्रिंसिपल मैनेजमेंट किसने दिया था, अगर किसी को पता हो तो। जर्नल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसने दिया था, हेनरी फ्योल। ठीक है, और हेनरी फ्योल ने और क्या दिए थे, 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। किसी को याद है, जो पढ़ चुके हैं उनको तो याद होगा। ठीक है, नहीं, ठीक है। अच्छा, और क्या होता है इसमें, और इम्पोर्टेंट क्या है, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है, एफ डब्ल्यू टेलर। ठीक है, एफ डब्ल्यू टेलर, और बहुत सारे थे। ठीक है, डिसीजन थ्योरी है, सीमंस ने दी थी। अच्छा, स्कूल ऑफ ब्यूरोक्रेटिक स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, तो जो ब्यूरोक्रेटिक स्कूल ऑफ मैनेजमेंट था वो मैक्स वेबर ने दिया था। ये याद रखना है आपने। मैंने आपको जो पेज शेयर कर रखा है वो एज इट इज याद करना है। कई बार क्या से पूछा जाएगा, या तो सीधा पूछ लेंगे आपसे, दो टाइप से क्वेश्चन आएगा इसमें, कि या तो सीधा पूछ लेंगे, नेट में तो हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल एग्जाम में ही पूछा जाता है। तो सीधा पूछ लेंगे भी, टू फैक्टर थ्योरी किसने दी थी, तो हर्ट्जबर्ग ने दी थी, टू फैक्टर थ्योरी हो गई। या फिर हर्ट्जबर्ग मोटिवेशन थ्योरी किसने दी थी, तो हर्ट्जबर्ग ने दी थी। ठीक है, सिक्स सिग्मा किसने दिए थे, बिल स्मिथ ने दिए थे, मोटोरोला कंपनी। सिक्स सिग्मा हम पढ़ेंगे भी आगे। थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई वो किसने दी थी। ठीक है, वो तो आपको अब याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैकग्रेगर ने दी थी, डॉगलस मैकग्रेगर ने थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई दी थी। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट आपने, सारे ही इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको पेज शेयर कर रखा है। मैं एक बार दोबारा भी कर दूंगा अगर कहोगे तो वो जरूर आपने करना है। ठीक है, ओके। अच्छा, इसके बाद ये थ्योरीज तो चलो आप लोग पढ़ ही लोगे, इनके नाम याद कर लोगे। और भी पोस्ट कॉप किसने दिया था, जीरो बेस बजटिंग किसने दी थी, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस तो डायरेक्ट थ्योरी से पूछे ही जाएंगे। ठीक है, बट अब हम मेन पढ़ेंगे कि बेसिकली मैनेजमेंट होता क्या है। ठीक है, तो मैनेजमेंट, वैसे तो हमें पता है मैनेजमेंट एक पूरा स्ट्रीम है, एक सब्जेक्ट है। अ, अब लाइब्रेरी मैनेजमेंट कर रहे हैं तो हमें लाइब्रेरी मैनेजमेंट करने से पहले हमें थोड़ा सा मैनेजमेंट के बारे में भी, लाइब्रेरी मैनेजमेंट तभी कर पाओगे जब आपको बेसिकली मैनेजमेंट को आप पता होगा, क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट का मतलब बेसिकली क्या होता है, आप कैसे, जैसे अगर आप अब तैयारी कर रहे हो, या कोई जॉब कर रहा है, या कोई पढ़ रहा है, कोई कोर्स कर रहा है, उसके साथ आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप अपना टाइम कैसे मैनेज कर पा रहे हो। ठीक है, अगर जर्नल सेंस में हम बात करें कि अपना टाइम आप कैसे मैनेज कर रहे हो, किस चीज को आप कितना टाइम दे पा रहे हो। ठीक है, क्या जो आपके गोल्स हैं, क्या आप उस गोल्स की दिशा में काम कर रहे हो, उसके लिए आप कितना काम कर रहे हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें बेसिकली मैनेजमेंट में होती हैं। तो ये तो एक जनरल एग्जांपल दिया, बट अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम बात करें, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम उस ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल्स के बारे में हम जब बात करते हैं, तो उसकी दिशा में जो सारे एम्प्लॉयज, ठीक है, उस काम जो कर रहे हैं उसको बेसिकली बोला जाता है मैनेजमेंट। ठीक है, ओके। तो अब जो मैनेजमेंट है इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, और क्यों इसमें से इतने नॉर्मल सीधे सीधे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो आप ये याद कर लो, जो मैनेजमेंट है बेसिकली, मैंने हमने पढ़ा भी हुआ है, ये किसका कॉम्बिनेशन है, आर्ट प्लस साइंस का। ठीक है, तो एक मैनेजमेंट, मैनेज करना भी आर्ट होती है। हर कोई मैनेजर नहीं बन पाता है, या उसका प्रेशर नहीं झेल पाता है। हर कोई लाइब्रेरी मैनेज नहीं कर पाता है। तो ठीक है, उसका प्रेशर नहीं, तो एक ये आर्ट भी होती है, और साथ में साइंस भी होती है। साइंस की होती है क्योंकि सर्टेन रूल्स के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, इसलिए इसको
कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट प्लस साइंस बोला जाता है। बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि मैनेजमेंट क्या है, तो इट इज आर्ट प्लस साइंस। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है। दूसरी चीज आपने क्या याद रखनी है, मैनेजमेंट के बेसिकली 5 मैनेजेरियल फंक्शन होते हैं। ठीक है, 5 मैनेजेरियल कौन कौन से होते हैं, अगर आपको पता हो तो, पहले पढ़े हो तो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, दूसरा तीसरा सॉरी स्टाफिंग, स्टाफिंग के बाद डायरेक्टिंग, एंड एंड उसके बाद कंट्रोलिंग। ठीक है, अच्छा कोऑर्डिनेटिंग भी होता है, कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेटिंग अलग है। अगर जो हम पोस्ट कोर पढ़ेंगे, पोस्ट कॉर्प, ठीक है, तो इसमें सी है, उसको कोऑर्डिनेटिंग बोलते हैं। ठीक है, बट बेसिकली अगर हम देखें, ठीक है, जो हेनरी फ्योल ने बोला था कि ये 5 मैनेजेरियल फंक्शंस होते हैं लाइब्रेरी में। सबसे लाइब्रेरी कह रहा हूँ, सॉरी, मैनेजमेंट में सबसे पहले आपको प्लानिंग करनी है कि आपके बेसिकली आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में करना क्या है, तो एक प्लान बनाना है। दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, उस प्लान को अचीव करने के लिए अब आपने जो चीज बनानी है, मान लीजिए आपकी लाइब्रेरी है, तो सबसे पहले तो आपकी प्लानिंग करोगे कि आप कैसी बुक्स रखोगे। मान लीजिए पब्लिक लाइब्रेरी है, तो प्लानिंग में आप क्या देखोगे, आपके यूजर्स कौन कौन से हैं, आपको कौन कौन सी बुक्स चाहिए, ये सारी प्लानिंग में होगा। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होगा, आप फर्नीचर लेके उस प्लानिंग में आप देखोगे कि कौन सी जगह पे बनानी है, फिर फर्नीचर फर्नीचर लेके आओगे, बुक्स लेके आओगे, वो क्या हो गया, आपकी ऑर्गेनाइजिंग हो गया। स्टाफिंग क्या हो गया, फिर आप रिक्रूट करोगे, कौन सी जॉब के लिए किस बंदे को आपने रिक्रूट करना है, वो स्टाफिंग हो गया। फिर जो आपने रिक्रूट करे हैं उनको डायरेक्शन दोगे, डायरेक्टिंग करोगे, आपने अपने काम कैसे करने हैं। और जो फिर आपका ये सर्कल चल रहा है, अपना जो आपका प्रोसेस चल रहा है, उसको कंट्रोल करना। ठीक है, तो उसको बोला जाता है कंट्रोलिंग। तो जो हेनरी फ्योल थे, इन्होंने 5 मैनेजेरियल फंक्शन दिए थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। ठीक है, पेपर में ये नहीं आएगा, पेपर में क्या आएगा, पेपर में मोस्टली देखा जाता है, ये पूछा था पोस्ट कॉर्प। ठीक है, ये टर्म लिखी हुई है पोस्ट कॉर्प। ठीक है, तो इसका पी फॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये मैंने बता दिया। सी फॉर, यहाँ पर कंट्रोलिंग था, बट यहाँ इसका मतलब है कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है, और आर फॉर रिपोर्टिंग, और बी फॉर बजटिंग। ठीक है, अच्छा पोस्ट को आया कब था, 1937 में आया था, ये याद कर लो। ठीक है, कब आया था, 1937 में आया था। और बहुत ही इजी और मोस्ट, मतलब हर पेपर में जो अगर आसान पेपर आ रहा है, तो वहाँ क्या पूछा जाएगा, किसने दिया था। ठीक है, तो ये लूथर, ये आपको याद भी होगा, गुलिक एंड उर्विक, गुलिक एंड लिंडल उर्विक। ठीक है, इन्होंने दिया था। आगे से हम ब्लॉक कर देंगे, 5 मिनट के बाद जो ज्वाइन करेगा वो ज्वाइन ही नहीं कर पाएगा, वो वह एक्सेप्ट, वो रिक्वेस्ट ही नहीं भेज पाएगा। ओके, जो हम कहा थे, जो पोस्ट कॉप था 1937 में आया था, और इसको किसने दिया था, लूथर, गुलिक और लिंडल उर्विक ने। ठीक है, ये नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम बड़ा है, तो आपने गुलिक एंड उर्विक इससे याद कर लो, गुलिक एंड उर्विक 1937 में इन्होंने पोस्ट कॉप दिया था। ठीक है, उनकी, अच्छा पेपर में ये भी पूछा जाता है कि पोस्ट कॉप में इनकी नाम क्या, पी स्टैंड फॉर इन पोस्ट कॉप, बी स्टैंड फॉर, सी स्टैंड फॉर, ये बहुत बार देखा जाता है सी स्टैंड फॉर, तो कोऑर्डिनेटिंग याद रखना है आपने। ठीक है, ओ और सी ओ, सॉरी सी ओ, आर स्टैंड फॉर रिपोर्टिंग, एंड बी स्टैंड फॉर बजटिंग। ठीक है, तो बजट क्या होता है वो आगे हम पढ़ेंगे भी। ओके, इसके बाद अ, ठीक है, ये था। अच्छा, जो ये लूथर गुलिक थे, ये नेशनल, सॉरी नेशनल नहीं, अमेरिकन, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के डायरेक्टर रहे। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, स्पेलिंग डायरेक्टर। ठीक है, ये रहे हैं। अच्छा, अमेरिकन इंस्टीट्यूट पब्लिक, जैसे इंडिया में क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये न्यू दिल्ली में है।
बेसिकली एक चीज का इंस्टीट्यूट होता है जहाँ आईएएस की ट्रेनिंग होती है, ठीक है। जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है, इंस्टीट्यूट होता है, वहां पर इनको सिखाया जाता है कैसे आपने एडमिनिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपने मैनेज करना है, ठीक है। तो ऐसे ही जो अमेरिका में यहाँ का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इंस्टीट्यूट था, उनके डायरेक्टर रहे थे ये क्वेश्चन पूछा गया एक बार नेट में, ठीक है। तो ये याद रखना है, तो इन्होंने सबसे फर्स्ट कॉप दिया था, ये याद रख लेना है, ठीक है। ओके। अच्छा, इसके बाद आ जाओ, एक टर्म आती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम याद कर लो, मैरी पार्कर, मैरी पार्कर फॉलेट, आई थिंक फॉलेट की यही है, ठीक है। मैरी पार्कर फॉलेट, इन्होंने क्या कहा था कि मैनेजमेंट इज अ आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल, ठीक है। इट इज अ आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। मतलब मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है जिससे हम लोगों से काम करवाना, एक आर्ट होता है, उसे मैनेजमेंट बोलता है, डन थ्रू पीपल, ठीक है। ये कोट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर पूछा जाए ये किसने बोला था, तो ये था मैरी पार्कर, पार्कर फॉलेट। कितना आसान नाम है ये, याद रखना, ठीक है। अगर किसी ने स्पाइडरमैन मूवी देखी हो तो मैरी जेन्स और पीटर पार्कर, ठीक है, मैंने तो ऐसे याद रखा हुआ है, आप देख लो कैसे याद करोगे। ओके, ठीक है। तो मैरी पार्कर ने क्या बोला था, मैनेजमेंट क्या है, आर्ट ऑफ थिंग गेटिंग थ्रू। ओके। अच्छा, एक चीज हमारी रहेगी मैनेजमेंट में, जो टर्म है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट टर्म, ये किसने ड्राइव करी है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, ठीक है। ये हमारी ये टर्म किसने करी है, ये लुइस ब्रेंडिस ने करी है, ये याद रखना है आपने, ठीक है। 1910 में ये टर्म, 1910 में, ठीक है। आप नोट करते रहो, नहीं तो मैं वीडियो डाल ही दूंगा, ठीक है। 1910 में लुइस ब्रेंडिस ने जो मैनेजमेंट टर्म है ये इजाद करी थी, मतलब टर्म कॉइन करी थी। बट फादर ऑफ, अगर हम बोले साइंटिफिक मैनेजमेंट किसे बोला जाता है, वो एफ डब्ल्यू टेलर को बोला जाता है, ठीक है। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। और हेनरी फ्योल ने क्या दिए थे, 14 प्रिंसिपल दिए थे, किसी ने ज्वाइन किया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या है, जो मैनेजमेंट होती है ये बेसिकली तीन तरह की होती है, ठीक है। तीन तरह की होती है, टॉप लेवल, मिडल लेवल, तीसरी लो लेवल, ठीक है। टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लो लेवल मैनेजमेंट। तो जो टॉप लेवल, ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है वो क्या करती है, ठीक है। सीधे सीधा पूछा जाता है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करती है, तो ये सेट पॉलिसीज, याद रख लेना है, ये पॉलिसीज को सेट करती है। जो भी कि काम एक्चुअली हमें करना क्या है, ये कौन डिसाइड करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करेगी, ठीक है। और जो मिडिल लेवल, जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होती है वो क्या करेगी, ये कि फंक्शनिंग कैसे होगी हमारी डिपार्टमेंट की, फंक्शनिंग ऑफ डिपार्टमेंट या फंक्शनिंग ऑफ डिपार्टमेंट वर्क, ठीक है। काम एक्चुअली होगा, जो काम लोग करते हैं बेसिकली वो होते हैं, ठीक है। और एक होते हैं जो लो लेवल वाले होते हैं, लो लेवल मैनेजमेंट, वो क्या करते हैं, वो इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंट ऑफ प्रोसीजर्स एंड प्रोसेस, ठीक है। तो एक्चुअली में जो काम कर रहे हैं वो कौन है, वो लो लेवल है, ठीक है। इनसे काम कौन करवा रहा है, मिडिल लेवल करवा रहा है। और फिर टॉप लेवल पे वो तो सिर्फ पॉलिसीज सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो मैरी, ठीक है, पीटर थी, उसने क्या बोला था कि मैनेजमेंट क्या होता है, बेसिकली काम करवाना आपको, ठीक है, लोगों से। तो टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल, ये याद रखना है आपने, ठीक है। टॉप लेवल पॉलिसी सेट करता है, मिडिल लेवल फंक्शन करता है, डिपार्टमेंट कैसे काम करेगा, और एक्चुअली में जो इम्प्लीमेंट करेगा इनकी पॉलिसीज और जो प्रोसीजर्स हैं वो लो लेवल मैनेजमेंट करती है, ठीक है। ओके, ओके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेसिक मैनेजमेंट होता गया, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा आप लोगों को।
ओके ओके, ठीक है। अच्छा, जो हेनरी फ्योल ने 14 प्रिंसिपल दिए थे, 14 प्रिंसिपल, वो याद कर लेना, वो आपकी वीडियो में हमने कराई था। ठीक है, बाकी जो कोर्स डाला हुआ उसकी वीडियोस में है ही है। ठीक है, तो इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कैसे पूछ लेते हैं ये वो याद रखने हैं। जैसे स्पिरिट द कॉप, ठीक है, स्पिरिट द कॉप क्या होता है? टीम वर्क। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि स्पिरिट द कॉप का मतलब क्या होता है? टीम वर्क। ठीक है, ऐसी इक्विटी क्या होता है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या होता है? यूनिटी ऑफ ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर क्या होता है? ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी 14 प्रिंसिपल्स हैं, वो आप लोगों ने याद कर लेने एज इट इज। ठीक है, अब मैं उतने डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्या होते हैं हमने बहुत डिटेल में पढ़े हुए हैं और कर रखे हैं, आपकी वीडियोज में हैं भी। ओके, इसके बाद क्या है? अच्छा, इसके बाद एक चीज आई थी, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, एमबीओ। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ये किसने दिया था? किसी को याद हो तो? पीटर एफ ड्रकर। ठीक है, इन्होंने मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव दिया था। कब दिया था? 1954 में दिया था, ये याद रखना है। हियर इसका कब दिया था? 1954 में दिया था। अच्छा, ये पीटर ड्रकर है ना, इनसे दो तीन चीजें और याद रखो। पीटर एफ ड्रकर, ठीक है, इनको क्या बोला जाता है? इनको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी बोला जाता है, याद रख लेना, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। ठीक है, ओके। इसके बाद पीटर ड्रकर को फादर ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी भी बोला जाता है। ठीक है, ओके, ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे थे? जो पीटर एफ ड्रकर है, इन्होंने एक तो एमबीओ दिया था 1954 में, और दूसरा इनको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी बोला जाता है, और फादर ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी भी बोला जाता है। ठीक है, अच्छा अच्छा, फादर ऑफ, एक क्वेश्चन ले लो, फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट किसको बोला जाता है? हेनरी फॉयल को। ठीक है, ये भी याद रख लेना, हेनरी फॉयल को फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, अच्छा, ये मॉडर्न मैनेजमेंट क्या होता है? ठीक है, तो बेसिकली जो मैनेजमेंट के तीन टाइप्स के स्कूल होते हैं, या अगर हम देखें जो मैनेजमेंट के स्कूल, जब से मैनेजमेंट आया तो जो स्कूल है वो तीन अ, भागों में बांटे गए हैं, या तीन उसके टाइप से बांटे गए। तो एक तो है क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरीज, या मैनेजमेंट स्कूल्स बोल लो, मैनेजमेंट थ्योरीज। ठीक है, एक है नियो क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरीज, और एक है मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरीज। ठीक है, अच्छा, एक ये यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ जाता है, जो क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरीज होता है, ये बेसिकली क्या होता है? ठीक है, तो ये क्या होती है? ये ऑर्गेनाइजेशनल सेंट्रिक होती है। ठीक है, और जो न्यू क्लासिकल होती हैं, ये पर्सन सेंट्रिक होती है। कि ये क्या होता है? देखो देखो, जो ऑर्गेनाइजेशनल सेंट्रिक मतलब, ये जो मैनेजमेंट थी, जब पुराने जमाने में जब मैनेजमेंट स्टार्ट हुई थी, तो ये सिर्फ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचते थे कि हमें कैसे प्रॉफिट हो, लोगों का भला हो ना हो, हमारे एम्प्लॉयज का भला हो ना हो, ठीक है, उनको पे मिले ना मिले उनको, तो वो सिर्फ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट के बारे में सोचती थी। ठीक है, उसके बाद जो नियो क्लासिकल आई, वो सिर्फ और सिर्फ वो ज्यादातर पर्सनल सेंट्रिक होती थी। वो सोचती थी कि लोगों का भी भला हो, हमारे जो एम्प्लॉई हैं उनका भी भला हो। बट जो आजकल की मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरीज हैं, वो बेसिकली दोनों चीजों के बारे में सोचती है। ठीक है, तो मैनेजमेंट थ्योरी के हमने जो फादर पढ़े हैं, ठीक है, पीटर एफ ड्रकर, तो इन्होंने क्या कहा था कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, मतलब मैनेजमेंट, जो मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरीज हैं, ये ऑब्जेक्टिव सेंट्रिक है। ठीक है, जो आपके ऑब्जेक्टिव हैं बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है,
उसी पे आपने चलना है, आपके सभी एम्प्लॉयज ने और सभी ने, सारी मैनेजमेंट उसी के ऊपर काम करेगी, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, यहाँ से भी कई बार पूछ लेते हैं। ओके, इसके बाद क्या करें? अच्छा, इसके बाद हम अब करते हैं, अच्छा ये बेसिक मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। ये थ्योरी याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पेपर में आती है, ठीक है। तो ये बहुत मतलब सीधा सीधा पूछा जाएगा आपसे। ओके, तो अब आ जाओ हमारी लाइब्रेरी मैनेजमेंट पे। तो थ्योरीज भी याद कर लेना, जितना मैंने अभी कराया है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट करवा दिया है। और इससे ज्यादा हमने अगर डिटेल में आप वीडियोस में आपने पढ़ाई हुआ है, नोट्स बना रखा है, जिन्होंने अभी ज्वाइन कर रखा है तो वो देख लेना, अपनी उन वीडियोस में बहुत डिटेल में मैंने करवा रखा है। अच्छा, इसके बाद आ जाओ लाइब्रेरी मैनेजमेंट। ये तो बेसिक चीजें थी मैनेजमेंट की, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं थ्योरीज से, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाओ सबसे पहले यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, ठीक है। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, देखो जो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है, इसमें जो फंड आता है, ये बेसिकली कहाँ से आता है हमारे पास, ये क्वेश्चन कई बार आता है कि यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में फंड कहाँ से आता है, इनमें से इन ऑप्शंस में बताओ कहाँ से नहीं आता है, ठीक है। ऐसे आपको 4-5 ऑप्शंस दे देंगे और बोलेंगे कि इनमें से बताओ किस में से यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में फंड नहीं आता है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में फंड आता कहाँ कहाँ से है। तो सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी का जो बजट होता है उसमें से फंड निकाला जाता है, ठीक है। उसमें तो ऑब्वियसली निकाला जाएगा, टोटल बजट मान लो अभी 2023-24 है चल रहा है, तो जो यूनिवर्सिटी का 24, मान लीजिए 10 करोड़ का बजट है, मान लो एग्जाम्पल है, ठीक है। उसमें से हमने 50 लाख रुपए लाइब्रेरी का एक अलग बजट निकाल दिया, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी एक बजट देता है, ठीक है। दूसरा, यूजीसी भी कुछ पैसा देता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यहाँ से भी आ सकता है। तीसरा, लाइब्रेरी में जो फीस ली जाती है यहाँ से भी आता है। चौथा, फाइन्स होते हैं जो, ठीक है, वहां से भी आता है। पांचवा, सेल्स ऑफ पब्लिकेशंस। अब ये क्या होता है सेल्स ऑफ पब्लिकेशन? अच्छा, जो आपकी जो पुरानी बुक्स हैं वो आप बेच रहे हो, रद्दी बेच रहे हो, वहां से भी आ रहा है, या उस लाइब्रेरी का कोई अपना पब्लिकेशन है, बड़ी लाइब्रेरीज अपनी भी पब्लिकेशन होता है ना, वो अपनी सेल कर रही है, तो वहां से भी आ सकता है। तो ये याद रखना है आपने, ये सारे 5 के 5, ठीक है। तो ऑप्शन में आ जाएंगे। आप कोई भी एक चीज मान लो, इस पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा कि इनमें से बताओ किसमें कौन सा लाइब्रेरी का सोर्स नहीं है फाइनेंस का, ठीक है। तो एक ऑप्शन बीच में डाल दिया RRLF, ठीक है। देखो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को यूजीसी फंड करता है, RRLF नहीं करता है, तो आंसर आपने RRLF लगा देना है, ठीक है। ये किसको फंड करता है, किसी को पता हो तो, ये पब्लिक लाइब्रेरी को फंड करता है, RRLF, ठीक है। अच्छा, पब्लिक लाइब्रेरी की बात हो रही है, तो पब्लिक लाइब्रेरी को कौन कौन पैसा देता है? देखो, एक तो RRLF देता है पब्लिक लाइब्रेरी को पैसा, ठीक है, पहला देता है RRLF। दूसरा कौन देता है? गवर्नमेंट ग्रांट्स, ठीक है, मतलब वहाँ की जो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है वो पैसा दे सकती है। और तीसरा, लाइब्रेरी सेस, ठीक है, जो हमने लाइब्रेरी लेजिस्लेशंस में देखे थे, लाइब्रेरी सेस कई स्टेट्स लेते हैं, तो वो पैसा किनको मिलता है, वो पब्लिक लाइब्रेरीज को मिलता है, ठीक है। तो ये 3 मेन सोर्स ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी हैं फाइनेंस के, ठीक है। ऐसे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के 5 मेन सोर्स हैं, ये याद रखने हैं आपने, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है सीधा। ओके, अच्छा, इसके बाद अगर हम लाइब्रेरी में देखें तो सबसे पहले क्या होता है, प्लानिंग हम अगर कर रहे हैं, अगर हम पहला अपना प्लानिंग देख रहे हैं, तो प्लानिंग में क्या होता है कि आपने बुक सेलेक्ट करनी होती है, ठीक है। सबसे पहले तो यही देखना होता है ना कि आपने, अगर कोई लाइब्रेरी ऑलरेडी सेटअप है और उसमें सबसे पहला प्लान क्या बनाओगे कि आपने बुक्स परचेज करनी है, तो बुक सिलेक्शन करनी है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, बुक सिलेक्शन प्रिंसिपल्स हैं कुछ, जिसके थ्रू हम अपनी बुक्स को सेलेक्ट कर, ठीक है। अब यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, कौन कौन से बुक सिलेक्शन प्रिंसिपल का, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहला जो बुक सिलेक्शन प्रिंसिपल है वो कौन सा है? ड्रूरेज प्रिंसिपल्स,
ठीक है, क्या है? ड्रूरे प्रिंसिपल। ये कब आया था? ये ईयर याद रखना है इसका, 1930 में आया था ड्रूरे प्रिंसिपल। और इसने क्या बोला था? एक इसका कोट है, याद रख लो, राइट बुक टू राइट रीडर एट राइट टाइम। ठीक है, लिख लो ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पेपर में क्वेश्चन ये आता है कि राइट बुक टू द राइट रीडर एट राइट टाइम किसने बोला था? हम लगा जाते हैं रंगानाथन ने बोला था, तो हमारा आंसर हो जाता है गलत। ठीक है, तो किसने बोला था? ड्रूरे ने बोला था। ये ड्रूरे का प्रिंसिपल है, रंगानाथन का प्रिंसिपल नहीं है। कब आया था? ये 1935 में आया था। ठीक है, ओके। बेसिकली ये बोलता क्या है कि जो रीडर्स के नीड के अकॉर्डिंग ही हमें बुक की सिलेक्शन करनी है। ठीक है, ये रीडर सेंट्रिक प्रिंसिपल है, कि इन्होंने बोला कि भाई जो राइट रीडर को जो बुक चाहिए उस टाइम पर वो ही खरीदो आप। ठीक है, मान लीजिए अभी आपकी नई नई लाइब्रेरी स्टार्ट हुई है कॉलेज में, और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ अभी सेकंड ईयर स्टार्ट नहीं हो आपके कॉलेज में, तो आपकी लाइब्रेरी में फर्स्ट ईयर उस टाइम पर जो उस रीडर को कौन सी बुक चाहिए, फर्स्ट ईयर के ही बुक्स चाहिए, तो आपने फर्स्ट ईयर की बुक्स ले लो पहले। जरूरी नहीं है कि आप सेकंड के भी ले लो, थर्ड के भी ले लो, वो अगले साल ले लेना। ठीक है, तो ये ड्रूरे ने बोला। दूसरा प्रिंसिपल हमारे पास है डेवी प्रिंसिपल। मेलविल डेवी, ये वही वाले डेवी। ठीक है, इनका प्रिंसिपल है। इन्होंने क्या बोला था? अच्छा, ये कब आया था? ये देखो, मेलविल डेवी का सारा काम मोस्टली कब है? 1876 में। ठीक है, तो ये याद रख लो, 1876 में आया था। तो इन्होंने क्या बोला था? बेस्ट रीडिंग ऑफ द लार्जेस्ट नंबर एट द लीस्ट कॉस्ट। ठीक है, बेस्ट रीडिंग फॉर लार्जेस्ट नंबर एट लीस्ट कॉस्ट। मतलब क्या है कि भाई हमने ऐसी बुक खरीदनी है जो ज्यादा लोग पढ़ सकें और हमारी जो कॉस्ट लगे वो कम लगे। ठीक है, ठीक है, तो मतलब क्या है कि ऐसा हमारी सिलेक्शन होनी चाहिए बुक की जो सेटिस्फाई किनको करे, मैक्सिमम यूजर्स को या मैक्सिमम रीडर्स को। ठीक है, ये इनका बुक सिलेक्शन प्रिंसिपल था डेवी का। हालांकि हम ये आजकल नहीं अप्लाई कर सकते, बहुत पुराना है। ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, मान लो हमारे पास 100 यूजर्स हैं और 80 की एक पसंद है और 20 की एक है, तो हम 80 वालों के लिए बुक्स लें, 20 के लिए ना लें। ठीक है, तो ये मतलब ये पुराना है। ठीक है, ओके। इसके बाद तीसरा क्या है? एक प्रिंसिपल और दिया था, मैक कॉल्विन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक कॉल्विन प्रिंसिपल। ठीक है, तीसरा प्रिंसिपल कौन सा है? मैक कॉल्विन प्रिंसिपल। ये आया था 1925 में, एक आया था 1930 में, फिर आया 1846 में। ठीक है, अभी आया हमारा 1925 में। ओके, ये बेसिकली एल आर कॉल्विन था, एक बंदा, उसने दिया था। और इसने क्या बोला था? एल आर कॉल्विन ने बोला था, डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी दी थी एक तरह से, डिमांड एंड सप्लाई। ये क्वेश्चन सीधा भी पूछ लिया जाता है, डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी किसने दी थी, तो याद रखनी है आपने। इसने बेसिकली बोला था भाई कि जितनी डिमांड है उसी के अकॉर्डिंग सप्लाई करनी है आपने। ठीक है, मतलब कि जो आपने सिलेक्ट करनी है बुक्स को, वो जो यूजर्स की डिमांड है और जो उनकी इंफॉर्मेशन नीड है उसके अकॉर्डिंगली आपने अपनी लाइब्रेरी में बुक को सिलेक्ट करना है। तो इसने क्या बोला था? डिमांड और सप्लाई के खेल पे इन्होंने बोला था, मैक कॉल्विन प्रिंसिपल। ठीक है, ओके। चौथा प्रिंसिपल किसने दिया था? रंगानाथन ने। ठीक है, रंगानाथन। अब ये अलग प्रिंसिपल। बेसिकली रंगानाथन के हमारे पास 5 लॉज हमने पढ़े हैं, 5 लॉज, जो 1931 में इनके पब्लिश हुए थे। ठीक है, जो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस थे उसके पहले 3 लॉ में आपने देखा होगा बुक्स आता है। ठीक है, तो पहला लॉ क्या है? बुक्स आर फॉर यूज। सेकंड लॉ क्या है? भूल गए, एवरी रीडर हिज और हर बुक। इसमें बुक आ रहा है। चौथा, सॉरी, तीसरा लॉ क्या है? सॉरी, ये दूसरा लॉ है। तीसरा लॉ क्या है? एवरी बुक इट्स रीडर। ठीक है, तो रंगानाथन इट्स रीडर।
तो जो रंगानाथन की ये पहले 3 प्रिंसिपल है ना, 5 प्रिंसिपल्स में से ये 3 प्रिंसिपल, यही हमारे बुक सिलेक्शन प्रिंसिपल है। ठीक है? ओके, अब ये चीज़ किसमें बोली गई है, ये हमने आई थिंक लेक्चर में नहीं पढ़ा हुआ, ये पढ़ भी लेना। रंगानाथन ने एक बुक पब्लिश करी थी, बुक का नाम था लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन। लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन, नाम याद कर लो। अभी टॉपिक भी यही है, तो लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन इन्होंने, ठीक है, बुक लिखी थी एक। कब लिखी थी? 1952 में। उस बुक में इन्होंने बोला था कि भाई मेरे ने जो 1931 में 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस थे, उसमें मैंने जो मेरे पहले 3 लॉज हैं, यही मेरे बुक सिलेक्शन के लॉज हैं। ठीक है, तो इन्होंने इस बुक में बोला था ये। तो ये याद कर लेना, ये क्वेश्चन या तो, अच्छा ये अभी 2 महीने पहले NITTR चंडीगढ़ का पेपर था, उसमें आया हुआ था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये रंगानाथन प्रिंसिपल किसने, मतलब रंगानाथन बुक सिलेक्शन प्रिंसिपल कौन से थे, तो वो ये तीनों लॉज थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ। ओके, ठीक है, तो बुक सिलेक्शन हो गया। देखो अब बुक तो सिलेक्ट करते ही हो, ठीक है। अब लाइब्रेरी में सिर्फ बुक्स तो नहीं आती, periodicals भी आते हैं। ठीक है, periodical जो रिसीव होते हैं आपके, ठीक है, वो कौन से सिस्टम से होते हैं, periodicals जो रिसीव होते हैं। ठीक है, वो जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, डिटेल में आप वीडियोस में पढ़ लेना। ठीक है, ओके। एक तो होता है लेजर सिस्टम। लेजर सिस्टम क्या होता है कि आपने कोई periodical लिया अपनी लाइब्रेरी में, एक लेजर या कोई एक रजिस्टर लगाया। लेजर क्या होता है? एक बही खाता। ठीक है, तो ऐसे ही रजिस्टर लगाया आपने, हर पेज पर, एवरी पेज पे आपने अपने एक periodical की इंफॉर्मेशन लिख दी कि उस periodical का नाम क्या है, उसके कितने वॉल्यूम आते हैं, कौन कौन से वॉल्यूम आ चुके हैं, कितनी उसकी पेमेंट बाकी है, कितनी पेमेंट देनी है, सारी चीजें आप एक पेज पे मेंटेन करते हो। दूसरा होता है कार्ड सिस्टम। जैसे आप पेज पे लिखते हो, ऐसे ही आप कार्ड पे लिखते हो, तो एक कार्ड सिस्टम होता है periodicals का। ऐसे ही तीसरा होता है थ्री कार्ड सिस्टम। एक होता है थ्री कार्ड सिस्टम। ठीक है, ये किसने दिया था? ये रंगानाथन ने दिया था, बाय रंगानाथन। याद कर लो, यहाँ से क्वेश्चन आता है। रंगानाथन। ठीक है, क्या बोला था? थ्री कार्ड सिस्टम, ये periodical रिसीविंग सिस्टम है, थ्री कार्ड सिस्टम जो रंगानाथन ने दिया था। ठीक है, तो इसमें बेसिकली 3 टाइप्स के कार्ड होते हैं, वैसे हम ये कर चुके हैं, बट ठीक है। एक तो होता है रजिस्टर कार्ड, एक होता है हमारा चेक कार्ड, और तीसरा होता है हमारा इंडेक्स कार्ड या क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड। ठीक है, ठीक है, तो जो रजिस्टर कार्ड होता है, इसमें क्या होता है बेसिकली, जो हमारे periodical का नाम होगा, periodicity होगी, आपने कब वो periodical का ऑर्डर दिया वो लिखा होगा। 3 कार्ड सिस्टम होते हैं। ठीक है, चेक कार्ड क्या होता है कि बेसिकली उस जो periodical उसका वॉल्यूम क्या है, उसका नंबर क्या है, उसकी ड्यू डेट क्या है, ये सारी चेक कार्ड में होती है। और क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड में क्या होता है कि हमारी लाइब्रेरी में कौन कौन से वॉल्यूम्स उसके अवेलेबल है। ठीक है, वॉल्यूम्स अवेलेबिलिटी, ये चीज होती है। ठीक है, तो ये रंगानाथन ने दिया था थ्री कार्ड सिस्टम। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा, इतनी डीप में नहीं पूछेगा EMRS वाले टाइप के एग्जाम में। इसमें कैसे पूछाएगा कि कौन कौन से होते हैं, तो ये आपने याद रखना, रजिस्टर कार्ड, चेक कार्ड, क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड। ठीक है, तो वीडियो में आप डिटेल में पढ़ लेना इस कैसे काम करता है, बट आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये बहुत। बहुत बार सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि थ्री कार्ड सिस्टम किसने दिया था। ठीक है, तो थ्री कार्ड सिस्टम किसने दिया था? तो ये रंगनाथन ने दिया था। यही सीधे सीधे पूछा जाएगा कि जो रंगानाथन ने थ्री कार्ड सिस्टम फॉर periodicals दिया था, वो किसके मतलब उसमें तीसरा कार्ड का नाम क्या है, ये वाला का बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, आपको बोल देगा कि एक रजिस्टर कार्ड होता है, एक चेक कार्ड होता है, तीसरे कार्ड का नाम बताओ, तो ठीक है, तो होता है क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड। वो ऑप्शंस में होंगे बुक कार्ड, बोरोवर कार्ड। ठीक है, इस टाइप के ऑप्शंस होंगे। क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड, तो आपने आंसर लगाना है क्लासिफाइड इंडेक्स। ठीक है, ओके। तो हमने बुक सिलेक्शन कर लिया, periodical सिलेक्शन कर लिया। अब क्या रह गया? ओके, टाइम भी हो गया, चलो एक और कर दो, एक लास्ट है ये कार्डेक्स सिस्टम। एक कार्डेक्स, ये थ्री कार्ड सिस्टम था, एक कार्डेक्स सिस्टम। ठीक है, ये क्वेश्चन
भी NITTR में पूछा गया था कार्डियक सिस्टम। ठीक है, तो इसमें दो कार्ड होते हैं, टॉप कार्ड और बॉटम कार्ड। जैसे उसमें तीन कार्ड थे, बॉटम कार्ड। ठीक है, ये कार्डियक सिस्टम में दो कार्ड होते हैं, टॉप कार्ड, बॉटम कार्ड। ठीक है। अच्छा, ये कैसे काम करते हैं वीडियो में देख लेना आप। ठीक है, इतना आप जल्दी हम, क्योंकि आधे घंटे में का क्लास रहता है, इसमें हम इतनी वो नहीं कर सकते डिटेल। अच्छा, एक चीज और याद रखना कि ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, ये भी बहुत बार आता है, कार्डियक सिस्टम। ठीक है, ये रेमिंगटन रैंड ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, ये क्या होता है। और अभी मैं बता रहा था, अभी जो NITTR में ये वाला क्वेश्चन भी सीधा, सॉरी क्या हो गया, हाँ ये वाला सीधा भी पूछा गया था कि कार्डियक सिस्टम में कौन से दो कार्ड होते हैं, टॉप कार्ड और बॉटम कार्ड, ये होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसमें कुछ नहीं होता है, एक दो कार्ड होते हैं, टॉप कार्ड में हम ऊपर एंट्री करते हैं और बॉटम कार्ड में हम नीचे एंट्री करते हैं। वो कैसे करते हैं वो आप वीडियो में देख लेना, डिटेल में मैंने समझा रखा है। अच्छा, बात इसके बाद जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं बजट। ये भी यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है। बाकी TQM तो आज नहीं हो पाया, हम कल कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो दो लेक्चर में होगा मैनेजमेंट। ओके, इसके बाद हमारा है बजट। ठीक है, तो जो पोस्ट कॉब में एक बी जो था वो बजट भी था। अब बजट कैसे डिसाइड होता है, ये क्वेश्चन भी यहाँ से सीधे सीधे आता है, बजट में से भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, तो बेसिकली तीन टाइप के फाइनेंशियल एस्टिमेशंस होते हैं हमारे। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं, तीन। जो तीन टाइप के होते हैं, इसमें कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले होता है हमारे पास पर कैपिटा मेथड, ये याद कर लो, पर कैपिटा मेथड। दूसरा होता है प्रोपोर्शनल मेथड। और तीसरा होता है मेथड ऑफ डिटेल। यहां से क्वेश्चन कैसे आता है अभी देखते हैं। देखो, पर कैपिटा मेथड क्या होता है बेसिकली, इसमें ये, अच्छा ये किस चीज के टाइप है, फाइनेंशियल फाइनेंशियल एस्टिमेशन, कि आपका कितना खर्चा होना है उसको एस्टिमेट करने का कौन कौन से मेथड्स हैं, तीन मेथड्स हैं, पर कैपिटा मेथड, प्रोपोर्शनल मेथड, मेथड ऑफ डिटेल। तो पर कैपिटा मेथड क्या होता है कि पर पर्सन हमने कैलकुलेट करना है। मान लीजिए आपकी लाइब्रेरी में 1000 यूजर्स हैं, तो 1001 यूजर पे कितना खर्चा आएगा, इस हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे, तो उसको बोला जाता है पर कैपिटा मेथड। अच्छा, पर प्रोपोर्शनल मेथड क्या होता है कि आपकी यूनिवर्सिटी के टोटल बजट में से 10% आपने लाइब्रेरी के लिए निकाल दिया। ठीक है, मान लीजिए 1 करोड़ बजट है, 10 लाख आपने लाइब्रेरी के लिए साल में निकाले, तो ये क्या हो गया, प्रपोर्शन, एक आपने प्रपोर्शन निकाल दिया, उसको बोला जाता है प्रपोर्शनल मेथड। मेथड ऑफ डिटेल, ये दो तरह का आगे होता है, रेकरिंग बजट और नॉन रेकरिंग बजट। यहां से भी बहुत बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो रेकरिंग बजट को हम एनुअल एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, और नॉन रेकरिंग बजट को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा, रैकरिंग क्या होता है, एनुअल मतलब हर साल जो होना ही होना है, और नॉन रैकरिंग क्या होता है, जो कभी कभी होता है। रैकरिंग जैसे सैलरी हो गई, बुक्स परचेज हो गई, जो हर साल आप करोगे ही। नॉन रैकरिंग क्या हो गया, फर्नीचर के लिए बजट हो गया। ठीक है, और लाइटिंग के लिए बजट हो गया, ये सारी चीजें, ये सारी नॉन रेकरिंग या कैपिटल एक्सपेंडिचर में आती हैं। ठीक है, अब आ जाओ टाइप्स ऑफ बजट। टाइप्स ऑफ बजट में सबसे पहला होता है हमारा लाइन बजट, इंक्रीमेंटल बजट, या फिर हमारा हिस्टोरिकल बजट। ठीक है, कुछ भी बोल लो, ये सब एक ही नाम है, एक ही होता है। इसमें क्या होता है बेसिकली, हम पिछले हिस्ट्री से देख लेते हैं कि पिछली बार मान लो 10% खर्च हुआ था, इस बार भी हम 10% करेंगे बुक्स पे खर्च या किसी चीज पे खर्च। ठीक है, तो पहला टाइप क्या होता है, लाइन आइटम बजट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और या फिर इंक्रीमेंटल बजट भी बोलते हैं, या हिस्टोरिकल बजट भी बोलते हैं, या ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर बजट भी बोलते हैं। ठीक है, ये सारे नाम इसी के ही हैं, जिसमें हम एक इंक्रीमेंट के अकॉर्डिंग, मतलब थोड़ा सा इंक्रीमेंट कर दिया है, मान लो पिछले साल हमने 10,000 खर्च करे, तो इस बार हम उस खर्चे पे 20, मतलब 12,000 खर्च कर देंगे। थोड़ा सा इंक्रीमेंट कर दिया, वही चलता रहा। ठीक है, इसके बाद होता है दूसरा हमारे पास जो टाइप का बजट होता है, वो होता है प्रोग्राम बजटिंग। प्रोग्राम बजटिंग सिस्टम।
ठीक है, ये हूवर कमीशन की रिपोर्ट में आया था। कौन सी कमीशन? बहुत बार पूछा जाता है। हूवर, HOER कमीशन, ठीक है, 1949 में आया था ये। ठीक है, ये जो लाइन आइटम बजट था उसका थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन है। ठीक है, जो लास्ट लाइन आइटम बजट है उसका एक्सटेंडेड, मतलब इसमें हम थोड़ा प्रोग्राम बनाते हैं कि इस प्रोग्राम पे इतना खर्च करेंगे, इस सेक्शन में हम इतना खर्च करेंगे, ये चीजें होती हैं। इसके बाद आ जाओ परफॉर्मेंस बजट, तीसरा होता है परफॉर्मेंस बजट। नाम से ही पता लग रहा है, परफॉर्मेंस बजट। परफॉर्मेंस बजट क्या होता है? परफॉर्मेंस बजट क्या होता है कि बेसिकली परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग इसमें हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस निकालते हैं। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ये हम कल पढ़ेंगे, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता क्या है। ठीक है, मतलब आपने जितना पैसा लगाया उससे आपको कोई आउटपुट भी मिला, ये चेक करेंगे और उसके बाद बजट देंगे। परफॉर्मेंस के मतलब आपको काम करने के लिए कुछ दिया और आपने वो करा, अगर आपकी परफॉर्मेंस ठीक थी, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस सही आया, ठीक है, आपके जो इनपुट दिया और आउटपुट सही आया, तभी आप बजट उसका दोगे आगे। ठीक है, तो ये इस चेक करने के बाद हम देते हैं परफॉर्मेंस, इसको बोला जाता है परफॉर्मेंस बजटिंग। इसके बाद है हमारे पास जो इंपॉर्टेंट बजट है, वो याद रखना, PPBS, बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। PPBS की फुल फॉर्म क्या है? तो ये है प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, बजटिंग सिस्टम। ठीक है, अच्छा, इन 1961 में यूएस, ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, यूएस डॉड, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, इन्होंने दिया था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है कि PPBS बजट किसने दिया था, तो यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, या फिर यूएस डॉट भी होगा ऑप्शन में, वहां कंफ्यूज नहीं होना आपने। ठीक है, तो 1961 में दिया था। ठीक है, ये याद रख लेना। तो बेसिकली ये मतलब कॉम्बिनेशन है प्रोग्राम बजट का और हमारा परफॉर्मेंस बजट का, दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन है जो हमने प्रोग्राम और परफॉर्मेंस बजट करे हैं, उसके कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आता है कि PPBS किसने दिया था, तो यूएस डॉट ने दिया था, 1961 में दिया था। और ये इसकी फुल फॉर्म प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, बजटिंग सिस्टम। इसके बाद है हमारे पास ZBB, जीरो बेस बजट या जीरो बेस बजटिंग। ठीक है, ये कब दिया था? ये पीटर फिर ने दिया था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, पीटर फिर 1970 में दिया था ये, याद रख लो। ठीक है, ये किसने दिया था? पीटर फिर ने। जीरो बेस बजट में क्या होता है, बेसिकली जो लास्ट ईयर का जो हमारा बजट होता है उसको हम बिल्कुल जीरो करके नेक्स्ट ईयर को हम बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, जीरो बेस कर देते हैं। मतलब वो हम देखते हैं कि इस बार हमारी रिक्वायरमेंट क्या है और उसके अकॉर्डिंग हम, मान लीजिए ऐसे भी हो सकता है कोरोना के टाइम में हमारे जो बुक्स परचेज का बजट था वो बिल्कुल हमने खर्च नहीं करना, ठीक है, तो हम वो जीरो कर देंगे। उस टाइम हम क्या कर लेंगे, ई रिसोर्सेस ज्यादा खरीद लेंगे। ठीक है, कोरोना खुल गया, लाइब्रेरी चालू होगी यूनिवर्सिटी, फिर क्या करेंगे हम, ई बजट पे थोड़ा कम खर्चेंगे और जो फिजिकल बुक्स हैं उस पे ज्यादा खर्चेंगे। तो इस टाइप की जो हम लास्ट बिल्कुल जीरो करके नए सिरे से हर साल हम बजट बनाएंगे, वो जीरो बेस बजट होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, दोनों PPBS और जीरो बेस बजट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने हैं दोनों आपने। ठीक है, चलो, ठीक है, फिर बाकी हम कल करेंगे। आज के लिए आई थिंक